हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग दोस्तों? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे हिंदी भाई में सर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे पॉलिटी स्पेशल की सीरीज चल रही है, तो सीरीज नंबर आज 18 है। उसके बारे में जो हम लोग फेमस क्वेश्चन है पॉलिटी के, वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर के आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो ये प्रावधान जो है भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कथन है उसको समझना भी अनिवार्य है। यहाँ पे ये कह रहे कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि अगर किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो जितने भी लोकसभा के या कैबिनेट के मंत्री हैं, ठीक है, उन सभी को पीएम सहित इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये इसका अर्थ है। और ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, एक इसका ये भी कथन है कि ऐसा तैरते हैं और ऐसा डूबते हैं, मतलब कि जब तक उनको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है तब तक वो लोकसभा में रहेंगे, और अगर नहीं है तो उनके विरुद्ध में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके माध्यम से पीएम सहित समस्त मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, मात्र 13 दिन तक वो पीएम रहे, उसी प्रकार से। और दोस्तों, यहाँ पे जो ये कथन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 का 3 में किया गया है। ओके दोस्तों, अनुच्छेद कौन सा होगा? 75 का 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, ये जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? तो इस प्रावधान को भी हमारे ठीक है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन या इंग्लैंड, आप कुछ भी ले सकते हैं, बात एक ही है। दोस्तों, यहाँ पे जो संसद है इसके गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 79 होगा। और हमारा जो विधानमंडल है राज्यों में होता है, ठीक है, और इसके गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये आपको अनुच्छेद भी याद रखने हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी प्रकार से जो विधानमंडल है इसके भी 3 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे। एक बात और दोस्तों कि जो विधान परिषद है ये विधानमंडल का उच्च सदन है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इस प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, जो हमारा राज्यसभा है इसको संसद का उच्च सदन कहते हैं या द्वितीय सदन कहते हैं, और स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। तो इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो 245 है। 233 प्लस 12, देखिए यहाँ पे जो 12 सदस्य हैं इनको भारत के जो प्रेसिडेंट हैं मनोनीत करते हैं, और ये सभी जो 12 व्यक्ति हैं, ठीक है, इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका संबंध साहित्य, कला, खेल, विज्ञान या सामाजिक सेवा से हो सकता है। जैसे कि खेल के क्षेत्र से सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था। इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 233 सीटें ये राज्यों की विधानसभा से आती हैं, ठीक है। जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य हैं उनमें से कोई एक सदस्य होता है जो राज्यसभा में वहाँ पे बैठता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? तो इस प्रावधान को भी आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और यहाँ पे जो भारत के प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 54 में किया गया है। आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? 54 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो इसका जो एक तरह से संचालन है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, और इसके निर्वाचन में हम लोग शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो निर्वाचन वो अप्रत्यक्ष रूप से है, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। जो प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होते हैं जैसे कि पीएम के होते हैं, तो पीएम में जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा वह पीएम बनता है। हम लोग लोकसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को, जो ग्राम पंचायत के सदस्य इनको प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, यहाँ पे वोटिंग करते हैं, लेकिन इनके इलेक्शन में हम लोग शामिल नहीं होते हैं। तो इनके इलेक्शन में कौन कौन शामिल हो सकता है, ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा। इसके अतिरिक्त 2 हमारी यूटी है। यूटी का अर्थ है कि केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पांडिचेरी नहीं बोलते, ठीक है, पुडुचेरी बोलते हैं। पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो निर्वाचित सदस्य ये केवल आपका, ठीक है, अब केवल एक तरह से जो मनोनीत सदस्य ये केवल आपका राज्यसभा में ही बचा है, बाकी सभी जगह जो है, ठीक है, जो मनोनीत सदस्य हैं वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और दिल्ली और पुडुचेरी के जो
सभी निर्वाचित सदस्य ये सभी व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा के सदस्य हैं, दिल्ली में यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं तो 70 हैं, पुडुचेरी में कितनी है 33 सीटें। ये सभी जो व्यक्ति ये निर्वाचित हैं, तो इनको ये अधिकार कब दिया गया? 17वां 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 1992 में हुआ था। 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी के सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार दिया गया है। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, जो मैं अतिरिक्त कथन या जो फैक्ट है वो बताता हूँ तो उसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर भारत के जो प्रेसिडेंट है इन पर महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये विषय किस देश से लिया गया है? तो इस विषय को किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो भारत के प्रेसिडेंट है अगर ये भी संविधान का उल्लंघन करेंगे या उसका जो आचरण है वो ठीक से नहीं करेंगे तो इनके ऊपर महाभियोग के माध्यम से इनको भी इनके पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग का प्रस्ताव जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि अगर भारत के प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लगाना है तो ये सबसे पहले जो प्रस्ताव है तो किस सदन में आ सकता है? तो इसका आंसर होगा कि किसी भी सदन में आ सकता है। ओके दोस्तों, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। और इन पर जो महाभियोग लगाने का उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया। ओके दोस्तों, आपको अनुच्छेद भी याद होने चाहिए। फिर संविधान में जो भारत के उप राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो ये पद भी, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके दोस्तों, जो भारत में वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जैसे इस समय करंट में कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। फर्स्ट कौन थे? एस राधाकृष्णन। तो ये प्रावधान, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और भारत में जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 63 में किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, कंजेस्टेड हो गया। चलिए मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 8 नंबर का आंसर। तो लोकसभा, इसमें केवल 2 ही सदन आएंगे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। देखिए यहाँ पे जो शब्द मैंने बोला कि सभी सदस्य, इसका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे निर्वाचित भी आएंगे और मनोनीत भी आएंगे, सभी सदस्य आएंगे। यहाँ पे विधानसभा वाले सदस्य नहीं आते हैं। ओके दोस्तों, फिर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत किस देश से लिया गया? देखिए यहाँ पे लिखा है कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या जो वकील है अगर कोई भी आदेश देते हैं तो उस आदेश का, ठीक है, फिर से समीक्षा कर सके, अवलोकन कर सके। तो ये जो सिद्धांत है किस देश से लिया गया है? तो इस सिद्धांत को अमेरिका से लिया गया है। ओके दोस्तों, एक बात और, जैसे कि आप सब लोगों को विदित होगा कि अमेरिका का संविधान सबसे पहले बना था 1789 में। और यहाँ पे जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 137 होगा। ओके दोस्तों, फिर संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार किस देश से लिया गया? गृहीत है। देखिए यहाँ लिखा कि गृहीत है, इसका अर्थ है कि किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। ओके दोस्तों, अमेरिका से लिया गया। एक बात और, यहाँ पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, इसके गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 124 में किया गया है। और हमारे जो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 25 है। तो इसके गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, यहाँ पे 4 लिखा है, 4 यहाँ पे भी लिख दीजिए। 12 लिखा, 12 को उल्टा घुमा दीजिए, कितना बन गया? 214 है। ठीक है, तो इस ऐसे ट्रिक से आप काफ़ी ज़्यादा जो आर्टिकल्स है या अनुच्छेद है उसको आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि उच्चतम न्यायालय के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 124 में। और अगर पूछे कि उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 हो गया। देखिए 4 यहाँ लिखा है, 4 यहाँ, 12 को उल्टा घुमाने पर 21 बन गया। तो ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो जो यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, ये किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोस्तों जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसे संविधान की कुंजी कहते हैं। और प्रस्तावना में मात्र केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। और ये संशोधन कब होता है? तो ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष हुआ था? 1976 में। तो इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे जो, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे। फिर समवर्ती सूची विषय भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची, देखिए जो हमारी 7वीं अनुसूची है तो इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन का अर्थ है कि जो विषय है उस पर केंद्र अलग अपने कानून बनाएगी, राज्य अपने अलग कानून बनाएंगे। और ऐसे कानून जो दोनों ही में, ठीक है, दोनों सरकारें मिलकर बनाएं तो वो विषय समवर्ती सूची में निहित किए गए। जैसे कि शिक्षा हो गया। अब शिक्षा जैसे कि, ठीक है,
अपना मतलब कि यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड अपने शिक्षा का एक अलग प्रावधान करती है। अब जो दिल्ली बोर्ड है ये आपका केंद्र में आ गया तो वो अपना अलग प्रावधान करती है। ओके दोस्तों, फिर केंद्र राज्य संबंध विषय संविधान में किस देश लिए गए हैं, तो ठीक है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ओके दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य में ठीक है यहाँ पे एक कमेटी आई थी, उसका नाम है सरकारी आयोग। ठीक है, सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे, तो केंद्र और राज्यों के मध्य में जो संबंध है उस पर उस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, फिर संविधान में राज्यपाल का पद किस देश लिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो हमारे राज्यों के राज्यपाल होते हैं, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है राज्यों में, वो प्रावधान किस देश से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर संविधान में राज्यपाल का उल्लेख किस भाग में और किस अनुच्छेद में किया गया है, देखिए राज्यपाल जो है ये राज्यों में आ गया तो राज्यों में यहाँ पे भाग 6 हो जाएगा। भाग 6 में अब जैसे कि जितने भी संवैधानिक पद है जैसे कि सीएम हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सभी का उल्लेख भाग 6 में होगा, लेकिन अनुच्छेद अलग अलग होंगे। और यहाँ पे जो राज्यपाल का उल्लेख है ये अनुच्छेद 153 में किया गया है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश ली गई है, जो भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यक संविधान संशोधन होते रहते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये किस देश से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। ओके दोस्तों, किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता कि इसकी राजधानी क्या है। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यहाँ पे जो समय समय पे संसद के द्वारा संविधान संशोधन होते रहते हैं, इसका उल्लेख कौन से भाग में है, तो भाग 20 होगा। ओके दोस्तों, भाग 20 है। और अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद है 368। 368 के माध्यम से लोकसभा में या राज्यसभा में जो विधेयक है उसको पारित किया जाता है, और जब वो दोनों सदनों से बहुमत से पारित हो जाता है तो भारत के जो प्रेसिडेंट है उनके पास जाता है, जब वो सिग्नेचर कर देते हैं वो जो विधेयक है वो कानून बन जाता है। ओके दोस्तों, फिर किस देश के संविधान में भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया, मतलब कि किस देश के संविधान से जो भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं तो उसका प्रावधान किया गया है, तो ये किस देश से लिया गया, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। ओके दोस्तों, और यहाँ पे ठीक है जो हमारे आपातकालीन व्यवस्थाएं ये 3 प्रकार की हैं, ठीक है, 3 प्रकार की, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। 352 में ठीक है राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, यहाँ पे मैं अनुच्छेद लिख देता हूँ। 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राज्यों में लगने वाले राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, और अनुच्छेद 360 ये ठीक है वित्तीय आपातकाल है, इसमें वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। और जो आपातकाल ठीक है प्रावधान है ये किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग 18 होगा। ठीक है, यहाँ पे भाग कौन सा होगा, भाग 18। तो इस प्रकार से ठीक है हम लोगों ने यहाँ पे जो पॉलिटी के टॉप क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद है तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।